Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss and explain chapter number 10 from physical education book class 11th की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है, स्पेशली हिंदी मीडियम पर ही लेक्चर बेस्ड रहने वाला है एंड वन शॉर्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 10 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका हमारा टाइटल है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो खेल कूद में प्रशिक्षण के बारे में समझना है और डोपिंग के बारे में समझना है। तो जैसे कि टाइटल पे अगर फोकस करें तो हमें प्रशिक्षण का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग को। जब खेल कूद होते हैं तो उसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब एथलीट्स के गेम्स करवाए जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। और डोपिंग एक अलग चीज़ है जो कि खेल कूद में कुछ एथलीट अपने यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको डोपिंग का भी मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो हमें इसमें मुख्य बिंदु हैं जो कि 3 हैं। 10.1 जिसमें हमें पढ़ना है हमारे जो सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो 10.1 में हमें समझना है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत, यानी खेल प्रशिक्षण जो खेल में ट्रेनिंग होती है उसकी क्या अवधारणा है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के बारे में समझना है। 10.2 में हमें समझना है प्रशिक्षण भार के बारे में। भार यानी जो वेट होता है, ट्रेनिंग का वेट, अतिभार, अनुकूलन और पुनर्शक्ति प्राप्ति, यानी जो मतलब पावर होती है, शक्ति, एनर्जी होती है, दोबारा से गेन करते हैं वो प्राप्ति, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा। 10.3 में हमें डोपिंग के बारे में पढ़ना है, डोपिंग की अवधारणा पढ़नी है और इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, यानी नुकसान होते हैं डोपिंग के। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में जो कि हमारा है अध्याय 10 चैप्टर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है 10.1 खेल प्रशिक्षण का अर्थ, यानी 10.1 में हमें समझना है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जो स्पोर्ट्स में, गेम्स में ट्रेनिंग होती है, खेल में प्रशिक्षण होता है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है। तो इसको समझते हैं खेल प्रशिक्षण के मीनिंग को, अर्थ को। तो इसमें कुछ पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना, किसी को ट्रेन करना, किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट के लिए, गेम्स के लिए, खेलों के लिए। तो प्रशिक्षण का अर्थ है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, यानी व्यवहारिक का मतलब होता है अपना व्यवहार, अपना जो बिहेवियर है उसमें नॉलेज लेना कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक एथलीट का, एक स्पोर्ट पर्सन का। और सैद्धांतिक, उनके सिद्धांत, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको किस तरीके से खेलना है, वो सारी नॉलेज जो होती है वो प्रशिक्षण का मीनिंग होती है। परंतु शारीरिक शिक्षा में इस शब्द का खास और गहरा अर्थ है। प्रशिक्षण का अगर हम नॉर्मली मीनिंग माने तो उसका मतलब होता है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को प्रदान करना। लेकिन अगर हम बात करें एक फ़िज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन में, तो फिज़िकल एजुकेशन में जो इसका अर्थ है, इसका जो शब्द का एक अर्थ है वो बिल्कुल ख़ास मीनिंग है, एक ख़ास और गहरा अर्थ है। प्रशिक्षण विधियां खेल प्रदर्शन को सुधारने के वैज्ञानिक और कर्मानुगत तथ्यों पर आधारित दीर्घ अवधि के कार्यक्रम हैं। यानी जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग की विधियां हैं, वो खेल के प्रदर्शन को, हमारी जो खेल की परफॉर्मेंस है, जो कोई भी इंसान खेल खेलने जा रहा है अपना, तो उसके प्रदर्शन में, उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट करना, उस खेल की प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा सुधार देना, ये एक होता है ट्रेनिंग की वजह से, जो खेल में प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो प्रशिक्षण विधियां खेल प्रदर्शन को सुधारने के वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक और कर्मानुगत यानी क्रम से जो होता है, जो एक सिस्टमैटिक तौर से होता है, यानी पहले कुछ थोड़ी इजी ट्रेनिंग, फिर थोड़ी सी हार्ड, फिर उसकी एक लाइन डे बाय डे एक ऐसी ट्रेनिंग करवा दी जाती है जो उसको एकदम परफेक्ट बना देती है उस गेम में, उस स्पोर्ट में। तथ्यों पर आधारित दीर्घ अवधि के कार्यक्रम है। दीर्घ मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक, ये नहीं है कि एक दिन में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग थोड़ी लंबे समय तक चलती है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा काम है जो लंबे समय तक चलता है और उसको सुधार देता है किसी भी इंसान की खेल के परफॉर्मेंस को। आई होप इतना समझ आया होगा।
अगर हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, साधारण इजी एक डेफिनेशन की बात करें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये खेलकूद में सामान्य और विशेष क्षमता बढ़ाने की विधियां हैं। खेलकूद में ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण खेलकूद के अंदर एक विशेष क्षमता बढ़ाना। खेल जैसे इंसान जो है ट्रेनिंग से पहले इंसान कोई भी व्यक्ति गेम खेलता है तो वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा जितना वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बाद वो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं जीतने के अगर वो ट्रेनिंग के बाद अपना कोई भी खेल कूद करता है तो इसमें क्षमता बढ़ जाती है, उसकी एबिलिटी इन्हांस हो जाती है। प्रशिक्षण हमें प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देता है और इसे सुधारने के विभिन्न ढंगों के बारे में भी बताता है। प्रशिक्षण क्या करता है, हमारी प्रदर्शन को, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें नॉलेज देता है और हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से अच्छा खेल सकते हैं और हम इसे सुधारने के अलग अलग तरीके के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में, अलग अलग तरीके से हम गेम को कैसे अपना अच्छा कर सकते हैं, हम सुधार सकते हैं। इसकी जानकारी कोच और खिलाड़ी दोनों के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी जो ट्रेनिंग देता है कोई भी, वो कौन देता है, ट्रेनिंग देने वाला एक कोच होता है। कोच कहा जाता है जो ट्रेनिंग दे रहा है किसी भी स्पोर्ट एथलीट को, किसी भी स्पोर्ट पर्सन को, जो भी व्यक्ति गेम को खेलने वाला है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, उसको ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति को, जैसे टीचर होते हैं ना जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो टीचर हैं। इसी तरीके से जो स्पोर्ट गेम के पढ़ाने वाले होते हैं, गेम के बारे में जो नॉलेज रखते हैं, उनको कहा जाता है कोच। तो कोच जो होते हैं वो इसकी जानकारी देते हैं खिलाड़ी को। तो ये इन दोनों के लिए, एक कोच के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, महत्वपूर्ण होता है ट्रेनिंग वाली चीज़, और खिलाड़ी के लिए तो ऑब्वियसली लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी कुछ और डेफिनेशन दे रखी है, कुछ और इसके बारे में बता रखा है प्रशिक्षण के बारे में। प्रशिक्षण एक व्यक्ति को किसी आयोजन या एक गतिविधि के लिए प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। प्रशिक्षित मतलब बहुत अच्छा, शिक्षित कहते हैं ना, शिक्षा लेना, कोई भी अगर शिक्षा ले लेता है, नॉलेज ले लेता है तो उसको प्रशिक्षित कहते हैं। और प्रशिक्षित भी हम उसे ही कहते हैं जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। प्रशिक्षण की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से एक व्यक्ति को किसी भी आयोजन में, किसी भी आयोजन कहते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम चलता है, गेम का प्रोग्राम या कोई भी परफॉर्मेंस दिखानी है, उसको कोई भी गेम खेलना है, तो इसके लिए जो प्रशिक्षित है वो एक प्रक्रिया है, प्रशिक्षित हो जाता है, वो बिल्कुल शिक्षा ले लेता है गेम्स की अच्छी वाली, उसको नॉलेज आ जाती है ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद। खेल प्रशिक्षण शारीरिक अभ्यास के माध्यम से एक खिलाड़ी की शारीरिक, तकनीकी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक तैयारियाँ। खेल प्रशिक्षण यानी जो स्पोर्ट ट्रेनिंग होती है उससे क्या आता है, इंसान के अंदर, किसी भी खिलाड़ी के अंदर क्या आता है, शारीरिक नॉलेज यानी फिजिकल उसको नॉलेज मिल जाती है। फिजिकली वो बिल्कुल फिट हो जाता है, तैयार हो जाता है, फिजिकली शारीरिक तौर पे तैयार हो जाएगा। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के रूप से भी वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का वो यूज़ कर सकता है अपने स्पोर्ट्स में। वो अपनी बौद्धिक यानी दिमाग से, अपनी बुद्धि का यूज़ करके भी बिल्कुल बुद्धि में भी तैयार हो जाएगा, उसको कोई तनाव, टेंशन नहीं रहेगी, वो बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, वो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के रूप में भी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। नैतिक, उसकी नैतिक तैयारी भी हो जाएगी। ये सारी तैयारी हो जाती हैं खेल प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति की, किसी भी खिलाड़ी की। खेल प्रशिक्षण में वह सभी अधिगम, प्रभाव और प्रक्रिया शामिल हैं जिनका उद्देश्य खेल में कार्य निष्पादन का बढ़ाना है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक, हम कह सकते हैं बड़े बड़े लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक खेल प्रशिक्षण, खेल में जो ट्रेनिंग होती है, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। और आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उनका नाम देके एग्ज़ाम में लिखेंगे कि ये डेफिनेशन मैथ्यू ने दी है, ये डेफिनेशन मार्टिन ने दी है, तो आप पे काफ़ी, एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो चेकर हैं, जो टीचर्स चेक करते हैं, उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इनके नाम के साथ। जैसे मैथ्यू के अनुसार, मैथ्यू ने एक खेल प्रशिक्षण की, स्पोर्ट ट्रेनिंग की एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या कहा है मैथ्यू ने, खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। क्या है खेल प्रशिक्षण? मैथ्यू के अनुसार खेल प्रशिक्षण किसी भी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। किसी भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी है ना जो खेल खेलने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी हुई हुई है, खेल प्रशिक्षण हम उसको कहते हैं।
मार्टिन के अनुसार, मार्टिन ने क्या बोला है, ये लक्ष्यों की प्राप्ति की एक नियंत्रित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। लक्ष्य यानी किसी भी जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जो भी खिलाड़ी है, उसका लक्ष्य क्या होगा कि अगर वो खेल खेलने जा रहा है तो वो जीत जाए, उसका यही लक्ष्य होगा, या वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, उसका ये लक्ष्य होगा। तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है खेल की ट्रेनिंग के बाद। और उसी की ये एक योजनाबद्ध, एक प्लानिंग के तौर पर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है और वो ट्रेन हो जाता है व्यक्ति। प्रशिक्षण, एक जो खेल का प्रशिक्षण है उसकी वजह से वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, जिनमें मांसपेशीय प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन संकोच तरीकों और संगठन द्वारा किया जाता है। जब खेल प्रशिक्षण होता है तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, उसकी मांसपेशियाँ का प्रदर्शन यानी मसल्स जो हैं उसमें मतलब एनर्जी आ जाती है एक व्यक्ति के अंदर, और वो तैयार हो जाता है हर तौर से, हर तरीके से वो तैयार हो जाता है। उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में भी एक चेंज देखने को मिलता है, परिवर्तन आता है। तो ये है मार्टिन के अनुसार। तो आप याद रख सकते हैं मैथ्यू के अकॉर्डिंग और मार्टिन के अकॉर्डिंग, दो डेफिनेशन, दोनों ही इजी थी। अब यहाँ पर कोई एक चार्ट दे रखा है, आप इसको भी समझ सकते हैं। खेल प्रशिक्षण की धारणा, ये है खेल प्रशिक्षण की धारणा। ये 3 तरीके से दे रखी है। तैयारी की अवधि, एक तैयारी होती है, फिर प्रतिस्पर्धा की अवधि और एक बदलाव की अवधि। यानी जो खेल प्रशिक्षण होता है वो 3 तरीके से कहा जा सकता है इसको। एक तैयारी की अवधि होती है, दूसरा तैयारी की अवधि के बाद होता है प्रतिस्पर्धा की अवधि, कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसके, और एक बदलाव की अवधि जिसमें उसमें बदलाव आ जाता है। अवधि मतलब टाइम पीरियड, तैयारी का टाइम पीरियड, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का जो टाइम पीरियड होता है, और बदलाव एक चेंज का जो टाइम पीरियड होता है। तो तैयारी की अवधि में क्या होता है, तैयारी का पहला चरण मूल अंगों तथा मूल कुशलताओं का विकास होता है। तैयारी में व्यक्ति के क्या होते हैं, अंगों, जो भी उसके अंग हैं, जो भी व्यक्ति के ऑर्गन्स हैं और वो उसकी जो स्किल्स हैं उसमें डेवलपमेंट आ जाता है। जितना वो पहले अच्छा था खेलने में, तैयारी के बाद वो बहुत अच्छा हो जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसके अंदर विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तैयारी के दूसरे चरण में उसके विशिष्ट अंगों तथा प्रगतिशील कुशलताओं का विकास, यानी पहले तो मूल अंगों का था, अब विशिष्ट अंगों का भी विकास हो गया। पहले वो मूल अंगों का था और मूल कुशलताओं का विकास हुआ, अब जो उसके विशिष्ट अंग हैं और प्रगतिशील कुशलताएं हैं उसका विकास हुआ दूसरे चरण में। तैयारी का जो तीसरा चरण होता है उसमें युद्ध कौशल का विकास हो जाता है, यानी उसके अंदर एक ऐसा कौशल, एक ऐसी स्किल आ जाती है जो युद्ध की, फाइट की स्किल होती है कि हाँ मुझे जीतना है, हाँ मुझे उस बंदे से फाइट करनी है स्पोर्ट में, दूसरी टीम से, और उस टीम को हराना है और अपनी टीम को जिताना है। एक ऐसा युद्ध वाला विकास, डेवलपमेंट आ जाता है तीसरे चरण में तैयारी के। अब खेल प्रशिक्षण धारणा का दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा की अवधि। इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा की अवधि होता है जिसमें प्रतिस्पर्धा का पहला जो चरण है उसमें गलतियों में सुधार के साथ अभ्यास मैच होता है, यानी गलतियों में सुधार करते हैं और एक जैसे हमारा परफॉर्मेंस फाइनल वाला जब होने लगता है तो उससे पहले अपना एक अभ्यास वाला मैच कर लेते हैं, यानी एक रिवीजन के तौर पे। जैसे हमारा जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है तो हम उससे पहले अपना टेस्ट लेते हैं, घर में टेस्ट लेके जाते हैं, अपना रिवीजन करके जाते हैं। तो इसी तरीके से वो एक बार पहले ही अपना अभ्यास वाला मैच करके जाते हैं ताकि वो अपना फाइनल परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकें। प्रतिस्पर्धा का जो दूसरा चरण है उसमें मूल्यांकन तथा प्रेरणा के साथ असली मैच होता है। दूसरे चरण में फिर असली मैच होगा। पहले तो उन्होंने एक रिवीजन के तौर पे अपना टेस्ट लिया था खुद से, फिर जो दूसरा चरण होता है प्रतिस्पर्धा का उसमें मूल्यांकन, यानी जो एक इवैल्यूएशन है, एक प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन है, तो इवैल्यूएशन के साथ, मोटिवेशन के साथ जो रियल मैच होता है वो कराया जाता है। अब खेल प्रशिक्षण धारणा की तीसरी चीज़ होती है बदलाव की अवधि। बदलाव की अवधि में क्या आता है, मनोरंजन, खेल के लिए आराम का अवसर, मनोरंजक खेल के लिए आराम का अवसर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आराम का भी अवसर दिया जाता है उसमें, ताकि खेल को थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला बनाया जाए, उसमें उनको आराम के भी कुछ टाइम दिया जाता है। मिलती जुलती खेल के लिए आराम का अवसर, यानी मिलती जुलती जो खेल हैं उनमें उनको आराम का अवसर दिया जाता है। पहले वाले में था बदलाव के मनोरंजक खेल के लिए आराम, और दूसरे में मिलती जुलती जो खेल होती है उनमें आराम का अवसर। तो ये दो, उनको आराम के थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। तो ये आई होप आपको समझ आया हो, थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में था। अब हम पढ़ेंगे जो टाइप्स होते हैं ट्रेनिंग के कितने टाइप्स होते हैं।
तो प्रशिक्षण भार की परिभाषा, सबसे पहले भार, ये प्रशिक्षण जो है अभी हमने पढ़ा था प्रशिक्षण खेलों वाला, अब हमें पढ़ना है भार। ये क्या होता है? भार मतलब एक लोड। प्रशिक्षण भार की परिभाषा समझनी है, ट्रेनिंग लोड की डेफिनेशन समझनी है और ट्रेनिंग लोड के टाइप्स क्या होते हैं ये समझने हैं। प्रशिक्षण भार के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षण भार की डेफिनेशन समझते हैं। ट्रेनिंग लोड क्या होता है? प्रशिक्षण भार से अर्थ ये लिया जाता है कि खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन में सुधार की प्रक्रिया में कितना और किस तरीके के अभ्यास कराया जाता है। तो ट्रेनिंग लोड का मतलब ये होता है, प्रशिक्षण भार की परिभाषा ये होती है कि इसमें भार से ये मतलब लिया जाता है कि कोई भी खिलाड़ी है जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसके परफॉर्मेंस में कितना सुधार आया, कितना यानी कि क्वांटिटी, एक उसकी प्रक्रिया में कितना टाइम लगा उसको सुधारने में, उसको सुधार करने में, और किस तरीके से क्या क्या तरीक़ों का यूज़ किया गया कि उसको जो भी तैयारी करवाई गई, उसको अभ्यास करवाए गए, उसको ट्रेनिंग करवाई गई, तो उसमें कितना समय लगा और क्या क्या तरीक़ों का प्रयोग किया गया। ये चीज़ इसमें आती है प्रशिक्षण भार में। प्रशिक्षण के माध्यम से खिलाड़ी पर जो अभ्यास रूपी भार सौंपा जाता है, जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसके माध्यम से खिलाड़ी पर जो अभ्यास का भार सौंप दिया जाता है, यानी उसको बार बार एक ही चीज़ गेम उसको ट्रेन करवाया जाता है कि वो जब फाइनल राउंड में जाए तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छी तरीके से खेले। तो उस पर एक भार आ जाता है, एक लोड आ जाता है, किसी भी खिलाड़ी पर भार सौंप दिया जाता है, उसे प्रशिक्षण भार कहा जाता है। और जब उस पर इतना ज़्यादा भार आ जाता है अभ्यास का, तो उसको कहा जाता है प्रशिक्षण भार। प्रशिक्षण भार के विभिन्न शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं। तो प्रशिक्षण भार के अंदर अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने बोला कितने टाइम लगा और किस किस तरीक़ों का प्रयोग हुआ, तो उसमें अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग होता है, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं कराई जाती हैं, जिनके मुख्य कारण थकान की ओर अग्रसर होता है, जिनके कारण खिलाड़ी जो है वो थकान में हो जाते हैं, यानी थका हुआ हो जाता है। जब वो बार बार ट्रेनिंग करेगा तो कोई भी खिलाड़ी जो है थक जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो खिलाड़ी को थकान देने का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक और मानसिक अनुकूलन करना होता है। तो उनको जानकर ये थकान दी जाती है, ताकि उनका ये उद्देश्य होता है, उनका ये एम होता है कि इसको थकान देके, किसी भी खिलाड़ी को थकान देने के बाद ये पता लग जाए, हम मेज़र कर पाएँ कि जो खिलाड़ी की मानसिक जो मेंटल हेल्थ है, जो खिलाड़ी की शारीरिक जो फिज़िकल उसकी हेल्थ है वो किस प्रकार है। ये थकान प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्रियाएं यानी अभ्यास प्रक्रिया के ज़रिए दी जाती है। थकान कैसे दी जाएगी? उसको बार बार अभ्यास करवा के, प्रक्रिया करवा के, अभ्यास शारीरिक क्रियाएं करवा के, उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी सारी करवाएं, उसको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाएं कि वो थकान से भरपूर हो जाए, और फिर उसका इवैल्यूएशन करें, उसका अनुकूलन करें, मानसिक उसका शारीरिक। अभ्यास से प्राप्त थकान को झेलना और फिर इससे अनुकूलन कर लेने से खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में स्थायीकरण एवं सिवधनी होता है। यानी अभ्यास से जो थकान मिलती है उसको वो झेलता है और फिर उसका अनुकूलन किया जाता है शारीरिक और मानसिक तौर पे, तो उसकी जो प्रदर्शन की क्षमता है वो अच्छी हो जाती है बाद में, क्योंकि उसने इतनी ट्रेनिंग कर रखी होती है कि वो बाद में नहीं थकता, वो जितना थकना होता है वो पहले ही थक जाता है। वास्तव में प्रशिक्षण भार एक वैज्ञानिक पहलू है। अगर रियलिटी में बात करें तो प्रशिक्षण जो भार है, जो ट्रेनिंग लोड है, जो किसी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग का लोड दिया जाता है, थकान दी जाती है, एक वैज्ञानिक पहलू, एक साइंटिफिक तरीका है ये, जो खिलाड़ियों को वैज्ञानिक कारकों, शारीरिक क्षमताओं और मानसिक परिपक्वता के अनुसार दिया जाता है। उनको साइंटिफिक तौर पे उसको शारीरिक, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको देखने के लिए ये सब दिया जाता है। प्रशिक्षण भार की अवधारणा शुरू होती है प्रशिक्षण से, परंतु इसकी वास्तविक पर प्रतियोगिता में होती है। तो प्रशिक्षण भार जो है उसकी अवधारणा शुरू तो होती है, लेकिन प्रशिक्षण से क्या होता है, किसी भी खिलाड़ी की वास्तविक पर प्रतियोगिता में होती है। अगर वो प्रशिक्षण से असल हम क्या देखते हैं, प्रशिक्षण तो पहले कर देते हैं, लेकिन उसका जो
उसका जो रिज़ल्ट है वो हम प्रतियोगिता में ही देखते हैं। अंतर प्रशिक्षण भार पहले रूप में प्रशिक्षण के दौरान किए गए कार्यों से संबंधित है। तो प्रशिक्षण भार क्या है, जो ट्रेनिंग का लोड है वो पहले रूप में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के दौरान किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी उसने काम किए हैं ट्रेनिंग जब उसकी हो रही थी किसी भी खिलाड़ी की, और दूसरे रूप में प्रतियोगिता के समय दिए गए प्रयासों से संबंधित है। यानी पहले रूप में तो वो अपनी ट्रेनिंग में जो भी काम करता है उससे रिलेटेड है, और दूसरे रूप में जब फाइनल राउंड होता है, जब वो फाइनल अपना खेल खेलता है, अपना जो प्रयास दिखाता है उससे संबंधित है। प्रशिक्षण के समय दिए गए भार का उद्देश्य, प्रशिक्षण के समय जो भार दिया जाता है, जो लोड दिया जाता है किसी खिलाड़ी पर, उसका क्या उद्देश्य होता है, मात्रा, प्रदर्शन, शक्ति को बढ़ाना ही नहीं अपितु खिलाड़ी के प्रदर्शन को व्यवस्थित करने तथा उसमें स्वायत्व लाने के लिए होता है। प्रशिक्षण भार के दो रूप हो सकते हैं। तो हमें इससे पता लगा कि जो प्रशिक्षण भार होता है, ट्रेनिंग का लोड किसी भी खिलाड़ी को थकाने के लिए दिया जाता है, उससे खिलाड़ी की जो कार्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा पाता है। खिलाड़ी की हर चीज़ सिर्फ उसकी शक्ति, उसकी शक्ति को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी के जो प्रदर्शन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका हर चीज़ उसमें जो खेलने के दौरान होनी चाहिए उन सब में अच्छा हो जाता है। प्रशिक्षण भार के दो रूप हो सकते हैं। पहला हो सकता है थकान उत्पन्न करने वाला प्रशिक्षण, जिससे उसको थकान हो, जिससे हम कह सकते हैं शारीरिक क्रियाएं करवाने से उसके अंदर थकान होगी। कोई भी शारीरिक क्रियाएं करवाएंगे तो थकान उत्पन्न करवाने वाला भार। और एक होता है थकान उत्पन्न ना करवाने वाला है, और इसमें होते हैं मानसिक क्रियाएं, हल्की हल्की मानसिक क्रियाएं, कोई ऐसी काम जो उसको दिमाग से करने हो, जो हल्के हल्के हों, कोई भारी काम ना हो। तो एक होता है थकान ना उत्पन्न करने वाला, जिसमें हल्की क्रियाएं होती हैं, और जो होता है थकान उत्पन्न करवाने वाला, जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं। तो प्रशिक्षण भार के दो चरण होते हैं। प्रशिक्षण भार के जो ट्रेनिंग का लोड होता है उसके दो चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रशिक्षण भार और दूसरा होता है प्रतियोगिता भार। भार के ये दोनों चरण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी दोनों ही, एक प्रशिक्षण भार भी और एक प्रतियोगिता भार भी, ये दोनों जो भार हैं इनके दोनों ही चरण अलग अलग कारकों पर निर्भर करते हैं। जो कारक हैं वो ये सब दे रखे हैं। किस पर निर्भर करते हैं ये सारे कारक? भार की तीव्रता पर, जो लोड है उसकी तीव्रता, भार का आयतन, कितना आया है भार की आवृत्ति कितनी है, भार का घनत्व कितना है, शारीरिक क्रियाओं के क्या क्या प्रकार हैं, उसने जो शारीरिक क्रिया करी है, किसी भी खिलाड़ी ने अलग अलग तरह की क्रियाएं करी हैं तो उसके क्या प्रकार हैं, उनके प्रकार देखते हैं शारीरिक क्रियाओं के। भार का आयतन देखते हैं कि कितना भार आया है, भार में कितनी तेज़ी है, लोड कितनी तरीके से हुआ है, किस तरीके से भार की हर चीज़ देखी जाती है, आवृत्ति, घनत्व, आयतन, तीव्रता, तेज़ी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कारक में, जो कि हैं प्रशिक्षण भार के और प्रतियोगिता भार के। प्रशिक्षण यानी जब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ये होता है जब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, और ये होता है प्रतियोगिता जब वो अपनी रियल वाली परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा है स्टेज पर। 6 एक और पॉइंट है इसके कारक का, अभ्यास को संपादन की विशेषताएं। अभ्यास के संपादन की विशेषता, इन सभी कारकों के माध्यम से अभ्यास के दौरान, यानी जो उसकी अभ्यास होता है, उसका जो ट्रेनिंग होती है, उसके दौरान किए गए कार्य की मात्रा, एक तो क्वांटिटी दी जाती है कि उसका जो भार है उसकी क्या मात्रा है, भार निर्धारण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि खिलाड़ी के प्रदर्शन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस लेवल को बहुत अच्छा करने के लिए, उसके शारीरिक अभ्यास और उसकी मानसिक परिपक्वता जो है, उसके लिए जो कार्य प्रशिक्षक की देख रेख में किया जाता है उसे प्रशिक्षित भार कहते हैं। तो प्रशिक्षित भार, प्रशिक्षित भार किसे कहते हैं? इसको कहते हैं जब खिलाड़ी को भार दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और क्या देखा जाता है, लक्ष्य ये होता है भार देने का कि उसकी जो शारीरिक अभ्यास हैं, खिलाड़ी के शारीरिक अभ्यास जो हैं, खिलाड़ी के जो मानसिक अभ्यास हैं, जो भी उसने मेंटली काम किए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, उसके जो कार्य होते हैं वो देखे जाते हैं, और वो कोच देखते हैं, जो प्रशिक्षक होता है उसकी देख रेख में होते हैं, और उसे कहा जाता है प्रशिक्षण भार। आई होप आप समझ गए होंगे प्रशिक्षण भार क्या होता है, या जो प्रशिक्षण भार है उसके डेफिनेशन को, उसके अच्छे से डीपली एनालिसिस किया है हमने,
सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है क्वेश्चन। अगर आता है तो आप अपना डिस्क्राइब करके लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण भार के प्रकार। कितने टाइप्स के होते हैं ट्रेनिंग के लोड? अलग अलग तरह से होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मेंटल एक्टिविटीज़, तो वो उसके क्या क्या काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग लोड। लोड कितने प्रकार के पड़ते हैं इसको समझते हैं। प्रतियोगिताओं की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार प्रशिक्षण भार के दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है इसको, प्रशिक्षण भार को। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल लोड, दूसरा होता है इंटरनल लोड। एक्सटर्नल मतलब जो जो बाहर का भार होता है, यानी एक ऐसा भार, ऐसा लोड जो बाहर से हो रहा है, और एक आंतरिक भार जो अंदर का लोड है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। बाहर वाला लोड क्या होता है, अंदर वाला लोड क्या होता है, एक्सटर्नल लोड इंटरनल लोड में क्या डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल लोड को समझते हैं पहले। किसी खिलाड़ी द्वारा निष्पादन कुल क्रिया की मात्रा को बाहरी भार की संज्ञा दी जाती है। किसी भी खिलाड़ी द्वारा निष्पादन कुल क्रिया की जो मात्रा है उसको भारी भार की संज्ञा दी जाती है। इस बाहरी भार को प्रभावित करने वाले कारकों में भार की तीव्रता, आयतन, आवृत्ति, घनत्व, प्रशिक्षण विधि और अभ्यास का संपादन मुख्य है। जैसे 10 किलोमीटर जॉगिंग करना, जॉगिंग के अभ्यास की मात्रा को बाहरी भार कह जाते हैं। यानी बाहरी भार में होगा जो एक्सटर्नल लोड होता है बाहर का, वो एक ऐसा लोड होता है जिसमें खिलाड़ी की एक मात्रा देखी जाती है कि उसने कितनी मात्रा से उसने ट्रेनिंग करी है। कुल कार्य, उसके जो कुल कार्य है, उसने जितने भी टोटल वर्क किए हैं उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, और जब ये होता है तो उसको हम भारी भार कहते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कारक जिसमें आते हैं, तीव्रता आती है, भार की तीव्रता, भार का आयतन, भार की आवृत्ति, भार का घनत्व, भार का प्रशिक्षण विधि, ये सारी जो आती हैं ये सब इसमें ही आती हैं एक्सटर्नल लोड में। अभ्यास का संपादन मुख्य कार्य है। जैसे कि अगर कोई भी खिलाड़ी जॉगिंग कर रहा है 10 किलोमीटर की, तो अगर वो 10 किलोमीटर जॉगिंग करता है तो ये एक एक्सटर्नल लोड है, उसके ऊपर बाहर का लोड है। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक भार यानी जो इंटरनल लोड होता है उसके बारे में। तो आंतरिक भार में मानव शरीर की आंतरिक प्रक्रिया की मात्रा, यानी अंदर की जो आंतरिक प्रक्रिया है ना, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो प्रक्रिया है उसकी मात्रा देखी जाती है। ऊपर वाले में देखी गई थी कि जैसे कि एग्जांपल लिया था, जॉगिंग कर रहा है, 10 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा है, उसकी बाहर की देखी गई थी मात्रा को, लेकिन इसमें आंतरिक प्रक्रिया की मात्रा देखी जाती है। और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मात्रा, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी के जो उसमें परिवर्तन आए हैं, उसके बिहेवियर में जो चेंज आए हैं, मनोवैज्ञानिक क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो उसकी क्वांटिटी देखी जाती है आंतरिक भार में। प्रभावित होने की इस क्रिया को आंतरिक भार कहते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और एक होगा उसके अंदर मतलब उसके बिहेवियर में परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और उसके अंदर का परिवर्तन जो होगा आंतरिक, ये भार का ही परिणाम है। और ये किसकी वजह से आता है, इंटरनल लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से ही इंटरनल लोड आएगा, जिसके कारण खिलाड़ी के आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। अगर वो 10 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा है कोई भी खिलाड़ी, तो उसके अंदर उसके हार्ट रेट में चेंज आएगा, उसके जो साइकोलॉजी है उसमें भी चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनल लोड को प्रभावित करता है वो करता है एक्सटर्नल लोड के कारण ही। उदाहरण के लिए खिलाड़ी की हृदय दर, अब वही एग्जाम्पल आ गया, खिलाड़ी की जो हृदय दर है, जो हार्ट रेट है, और जो श्वसन दर है, श्वसन यानी जो सांस लेने की जो उसकी दर है, उसको देख रेख करना, उसका रक्त में हीमोग्लोबिन, जो उसमें हीमोग्लोबिन है, रक्त की मात्रा है, उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, और जो उसमें लैक्टिक एसिड है उसकी मात्रा देखना। तो किस किस चीज़ की मात्रा देखते हैं इसमें, इंटरनल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, खिलाड़ी की हार्ट रेट देखते हैं, उसके हार्ट रेट कितना, हार्ट उसका कितना पंप कर रहा है। अगर 10 किलोमीटर खिलाड़ी भाग रहे हैं तो उसका हार्ट कितना पंप कर रहा है, और अगर वो 20 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा है तो उसका हार्ट कितना पंप कर रहा है, उसकी क्वांटिटी। हृदय दर की, श्वसन दर की, वो सांस किस तरीके से ले रहा है, उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका वर्क देखते हैं। और उसका हम देखते हैं उसके हीमोग्लोबिन, उसका ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी मात्रा देखते हैं, हम उसके लैक्टिक एसिड की मात्रा देखते हैं। तो ये सारे जो हैं इंटरनल में आते हैं बॉडी के अंदर।
इनसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का आकलन किया जाता है और इन सब से क्या होता है, इंसान का जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी चेंज आएगा और उसके मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी के जो चेंज हैं उसका आकलन किया जाता है। आंतरिक भार के अंतर्गत आता है, ये सारी मनोवैज्ञानिक आंतरिक इंटरनल लोड में आता है। आंतरिक भार को बढ़ने के साथ साथ लैक्टिक अम्ल और बप कद भी बढ़ जाता है और खिलाड़ी में थकान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी जब उसका आंतरिक इंटरनल लोड बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका जो लैक्टिक अम्ल है वो भी बढ़ जाता है और खिलाड़ी में क्या होता है, थकान के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, वो थकने लग जाता है। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस आंतरिक में और बाहरी लोड में, एक्सटर्नल और इंटरनल लोड में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग लोड और इसके बाद ड्रॉपिंग और भी काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो अगर इस वीडियो में इसको पढ़ा दूं तो 1 आवर से भी प्लस की वीडियो बन रही है। तो इसको हम और भी जो अलग हमारे अदर्स टॉपिक है उन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से अपने पार्ट 2 में। सिर्फ 2 पार्ट बने हैं, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है वो अलग से आएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पार्ट 2 का अगर लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन है, आप जाके देख सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।